नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग मुख्य रूप से बातचीत करेंगे जो हमारा संविधान का भाग 3 है, यानी मौलिक अधिकार। इनको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने एक पार्ट को पढ़ लिया है जिसमें समता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 22 तक था, उनको हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्रम बैच में आता है वो है 3 नंबर, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां नंबर को देखेंगे। हो सकेगा तो आगे भी चर्चा करेंगे, अगर अच्छा समय रहा और अच्छे से कम समय में अगर हो जाए तो आगे भी देखेंगे। और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है कि अक्सर लैंग्वेज बड़ा कठिन हो जाता है समझना, थोड़ा इनको ऑप्शन टिक करना हम लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन तो फिर भी खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, माइंड में थॉट्स लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जल्दी बन नहीं जाता है। तो कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में से तोड़कर अपनी भाषाओं में हम लोग समझे और आसानी से याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया एक तरफ से पार्ट है पॉलिटी का, मतलब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। रियल में अगर आप इंटरेस्टिंग रखें किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपने लाइफ से क्यों ना हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट रखिएगा ना तो आशा है कि मज़ा आएगा। ये बात तो पक्का है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 आ जाते हैं, ठीक है, हम लोगों ने जाना था ये। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहाँ से कहाँ तक आ जाते हैं, 25 से लेकर 28 तक। इनको हम लोग आगे देखेंगे। आर्टिकल 23 क्या कहता है, इनको जरा समझिए। सिंपल सी बात है, शोषण के विरुद्ध, यानी मेरा कोई अगर शोषण कर रहा है तो इसके विरोध में हमारे पास क्या क्या अधिकार है, इनके विरुद्ध खड़ा होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी कोर्ट हो, उसमें क्या अधिकार है मेरा, शोषण नहीं हो मेरा, इसके बचाव के लिए। तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें होगी भी। तो यही दो चीज़ों की चर्चा किया गया है 23 और 24 में, मोटे तौर पर समझिए। तो अब समझते हैं 23 में। 23 में अगर बात करें तो मानव दुर्व्यापार सबसे पहला है। दुर्व्यापार मतलब क्या हुआ कि गलत तरीके से किया हुआ व्यापार। सिंपल समझिए कि गांव में ऐसा होता है कि कोई एक ही व्यापारी होता है या दो व्यापारी होता है, जो क्या करता है, धान को लेता है। मान लीजिए कि वो 20 रुपये धान बेच रहा है, यानी 2000 का क्विंटल बेच रहा है, लेकिन गाँव में ऐसी कंडीशन है कि धान तो लेगा वहीं ले। अगर उनका मन हो गया कि मैं 1200 कर दूं तो 1200 पे लेगा, 1400 कर दूं तो 1400 पे लेगा, क्योंकि दूसरा आ नहीं सकता है, हमारी मजबूरी है, हम उसी को देंगे। तो क्या ये शोषण है, और इनके विरोध में हमारे पास खड़ा होने के लिए आर्टिकल 23 कहता है कि आप, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप भैया निफिकिर लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा हो जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से पालन नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। इसके बाद बालाश्रम निषेध मतलब क्या है कि आप बाल बच्चे को, मतलब छोटे बच्चे को आप श्रम नहीं करवा सकते, इस पर रोक है, ये आर्टिकल 23 कहता है। ऐसा अक्सर होता है कि किसी बच्चों का तस्करी कर दिया जाता है। सिंपल समझिए, तस्करी का रूप है ये। क्या है, देखिए, तस्करी में ऐसा होता है कि बच्चों को बेचा जाता है। अब बेचा जाता है तो वो बच्चे में ही बिक जाता है। ये तो दो काम करवाएंगे, उनको तो आतंकवादी बनवा देंगे, या फिर भीख मंगवाएंगे, गलत गलत काम करवाएंगे, चोरी डकैती, यही सब काम करवाएंगे। तो ये सब क्या है, तस्करी है, बच्चों का तस्करी। इसमें कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लड़की है तो उसे वैश्याकृति की तरह डाल दिया जाता है। तो ये सब क्या है, तस्करी है, ठीक है। ऐसा होता है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं ना, उसी परिवेश को ढलना चला जाता है, ढलना हो जाता है मेरा। मान लीजिए कि बिहार वाले हैं तो यहाँ पर क्या है कि लुंगी पैंट पहन लेते हैं, चलेगा, लुंगी भी पहन लेते हैं, धोती कुर्ता चलता है, अभी मिथिलांचल में चलता है। लेकिन अगर में दिल्ली में मान लीजिए जींस पहनता है, तो वहाँ पे अगर उनको बोल दे धोती पहनो, तुम तो पहनेगा नहीं पहनेगा, उनको पता है कि मेरा जींस पहनने की कैटेगरी है। ऐसा ही होता है बच्चों के साथ भी, अगर आप उन्हें जैसा माहौल में रखेंगे वो ऐसा बन जाता है। जो बच्चा जाएगा वहाँ पे और भीख मांगेगा या गलत काम करेगा, उनको लगेगा कि यार मैं यही करने के लिए आया हूँ, मुझसे यही होगा, मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसा कुछ आता है थॉट्स। ज़्यादा दूर तक वो सोच नहीं पाते हैं कि मैं भी क्रांति कर सकता हूँ, ये नहीं, उतना नहीं आता है। 100 में से 99% बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। इसके बाद एक है बेगारी प्रथा का, दूसरा है बंधुआ। इन दोनों का अंत है। मतलब बेगारी क्या है कि आपसे काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, ये बेगारी हुआ, सिंपल समझिए तो। और बंधुआ क्या हुआ कि बंधित कर देना। ऐसा होता था पहले कि साहूकार लोग पैसा देते थे। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय की ये कंडीशन थी ज़्यादा, साहूकार लोग पैसा देते थे। अब किसान लोग है भैया, उनको पैसा उस समय पे होता नहीं था, वो चुका नहीं पाते थे, उनकी परिस्थिति थी, उससे लेना पड़ता था। अब प्रॉब्लम क्या था उसमें कि होते 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 साहूकार कहते थे कि भैया तुम
जब तक काम करो तब तक कि तुम मुझे पैसे न लौटा दो, और इसके बदले में मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। तो ये क्या है, बंधित मजदूर है, बंधुआ मजदूर है। ठीक है, ये है आर्टिकल 23। अब 24 सिंपल समझिए, तो ये बाल श्रम से रिलेटेड है। बाल श्रम से रिलेटेड है मतलब क्या है कि आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। सिंपल 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी बड़े कारखाने में केमिकल वगैरह सब जहाँ पे बनते हैं वहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कहा गया, क्योंकि 14 वर्ष तो भैया उनको पढ़ने का अधिकार है, सर्व शिक्षा अभियान, मुफ्त में पढ़ो खाओ पियो। और ऐसे कंडीशन में अगर आप उसे बाल श्रम करवा रहे हैं, बाल मजदूरी करवा रहे हैं, तो भैया भारी पड़ेगा। ये संविधान कह रहा है, आपको अधिकार है कि आप इनके विरुद्ध खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। इसमें 1986 में जो आया था बाल श्रम अधिनियम, उनको हम लोग होगा तो कभी देखेंगे। इनसे पूछा जाता है, एक बात तो है कि गरीबी और उन्मूलन जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी में तो मेंस में इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गरीबी उन्मूलन, इनके ऊपर प्रकाश डाल गया। एक बाल श्रम या चाइल्ड लेबर कहते हैं उसको इंग्लिश में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों को हम लोग समझ गए हैं कि पहला में क्या था, दुर्व्यापार से संबंधित चीज़ें थी, तस्करी से, बंधुआ से, बेगारी से। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि बेगारी निषेध प्रथा का अंत कब हुआ, मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 23। जब भी बेगारी अंत की बात आए आर्टिकल 23, जब भी बंधुआ अंत की बात आए आर्टिकल 23, तस्करी प्रथा की अंत 23, दुर्व्यापार 23। ठीक है, ये सब कहाँ से आ जाएंगे, 23 में। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे जो हमारे संविधान का जो चौथा है मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आसानी से 25 से 28 तक इनके आर्टिकल आते हैं और इनको देखते हैं क्या है 25, 26, 27, 28 में आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। सिंपल सी बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, यानी धर्म से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो धर्म की स्वतंत्रता है उनसे रिलेटेड होंगी। ठीक है, सिंपल सी आप इन्हीं बातों से गौर करिए कि इनसे संबंधित 25, 26, 27, 28 इन सभी में क्या होगा, धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड बात ही होगी जो कहा गया होगा इसमें। तो समझते हैं आप आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण मतलब कि आप अपने धर्म को पढ़िए, प्रचार प्रसार करिए, उनके बारे में बताइए, उनके विचारों पर चलिए। तो ये क्या हुआ, अंतःकरण हुआ। सिंपल सी है, ये दोनों नागरिकों के लिए जारी होता है, एक भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनके लिए भी, और जो विदेशी नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ये जारी होता है कि आप प्रचार प्रसार करिए, अपने धर्म के बारे में बताइए, रहिए। ये सब दोनों के लिए लागू होता है, एक मूल के लिए भी और एक विदेशी के लिए भी, दोनों के लिए लागू होता है, इतना याद रखिए। ये सिंपल है, व्यक्तिगत के लिए है, मतलब व्यक्ति विशेष के लिए है। और अब हम लोग समझते हैं 26 को, ये जो है सामूहिक रूप से है। अब सामूहिक कैसे है, इनको हम लोग समझते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, इसमें अनुभाग की चर्चा किया गया है। एक शब्द याद रखिए, अनुभाग। अनुभाग का मतलब होता है अल्पसंख्यक ही नहीं, दोनों, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। लेकिन आपको कहीं कहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे अनुभाग का मतलब अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका मतलब दोनों होता है। आप संविधान में इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धार्मिक कार्यों की प्रबंध मतलब क्या है कि किसी कार्य, मतलब जैसे अष्टजाम किया जाता है, नवाह किया जाता है, तो ये क्या है, धार्मिक कार्य है। जैसे हिंदू परंपरा में किया जाता है, मुसलमान में भी किया जाता है, जैसे नाम नहीं याद है लेकिन वहाँ पे भी उन लोगों को भी समारोह किया जाता है, उनको बताया जाता है ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, इसे धार्मिक सम्मेलन भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, सामूहिक कार्य, जिसे अनुभाग के रूप में रखा गया है। इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों जाति आ सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 27, इनको समझते हैं। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक उत्थान, जैसे किसी कार्य क्या किया जाता है, उत्थान के लिए किया जाता है। जैसे नारी उत्थान है, महिला उत्थान है, बाल श्रम को निषेध के लिए उत्थान है। तो ये सब धार्मिक उत्थान के कई ऐसे उत्थान होते हैं धर्म में जो क्या करते हैं, इन सभी को एक व्यक्तिगत राय को रक्षा करता है। तो ये, इसके बाद धार्मिक व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था जो चल रही है उनको बनाए रखने के लिए जो चीज़ें की आवश्यकता होगी, जो भी कार्य किया जाएगा, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता है, आप करिए। ठीक है, और इस पर इनकम टैक्स फ्री होगा, मतलब कि कोई भी कार्य किया जाएगा इनसे रिलेटेड तो वो क्या होगा, फ्री होगा। इसलिए मुसलमानों में आप देखेंगे कि हवाला की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, इनको बहुत सारे विधिज्ञों ने समझाया भी है
और हम लोग को भी समय मिले तो हम लोग समझा देंगे कभी इसको हवाला क्या है। इनकम टैक्स फ्री होता है, आप किसी भी धार्मिक कार्य करिए और उनके उत्थान के बारे में सोचिए और उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप कर सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि अगर आपको धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी है तो आप स्वतंत्र है भैया कि आप जाइए धर्म की शिक्षा ग्रहण करिए। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कहीं पे सम्मेलन हो रहा है, हिंदू में ऐसा होता है, सम्मेलन होता है, सत्संग बोलते हैं उसे। अब सत्संग में आप जाइए, शामिल हो सकते हैं, वहाँ पर धर्म की शिक्षा दिया जा रहा है, आप अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा को ग्रहण करिए, ये उसमें कहा गया है। इसमें किसी भी आ जाता है, इसमें ऐसे बड़े कंठस्थ तौर पे देखेंगे हम लोग, अगर थोड़ा बढ़िया से देखें बीपीएससी मेंस के लिए या फिर यूपीएससी के दृष्टिकोण से, इसमें बहुत चीज़ों के तथ्यों के ऊपर चर्चा किया गया, जिसमें 4 तथ्य हैं। एक तो ये कि अगर राज्य के अधीन, अगर राज्य के द्वारा अगर कोई स्कूल या कोई चीज़ें शिक्षण संस्थान चलाई जाती हैं तो उसमें धार्मिक जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, वो नहीं चलाई जा सकती है, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे हो सकता है कि राज्य के कंट्रोल में हो लेकिन वो विनश्य और नश्य के द्वारा स्थापित किया गया हो तो उसमें धर्म की शिक्षा या अनुदेश दिया जा सकता है। ऐसे ही करके 4 ऐसे बनाए गए जो कि मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें पूछे जाते हैं मेंस के लिए, तो वहाँ पर इनसे संबंधित बातें पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि अंतःकरण की व्यवस्था कहाँ पे है, स्वतंत्रता कहाँ पे है। तो ये है आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अंतःकरण वाला। अब हम लोग समझते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है 5वां नंबर वाला, यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति की बात है इसमें। अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति सभी के लिए क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे मेरा समझिए कि मेरा मातृभाषा क्या है, मैथिली है, मैं मैथिली से बहुत प्रेम करता हूँ, मिथिलावासी हूँ, और अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति क्या है, अपनी संस्कार क्या है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज और जो भी चीज़ें उनको गेन करने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने शिक्षा और अपने संस्कृति की बात किया गया है कहाँ पे, मौलिक अधिकार के 5वां नंबर में। ठीक है, 5वां मौलिक अधिकार जो है, जो 29 और 30 में इनकी चर्चा मिलती है। अब हम लोग समझते हैं कि 29 क्या कहता है और फिर 30 क्या कहता है। 29 कहता है कि अपने संस्कृति, अपने शिक्षा, अपने बोली, अपने भाषा, अपने लिपि, इनसे किसी भी चीज़, अपना किसी भी चीज़, मातृभाषा की रक्षा, इन सभी चीज़ों की रक्षा आपके हाथों में है, आपके अधिकार है कि आप ये सब की सुरक्षा करिए, आप सुरक्षा रखिए इनकी। ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 के तहत। ठीक है, याद रखिए, अपने संस्कृति, अपने शिक्षा, अपने बोली, अपने भाषा, अपने लिपि, अपनी मातृभाषा, कोई भी चीज़ हो आप अपने को सुरक्षा कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मैथिली में वापस आ जाओ, मिथिला संस्कृति में वापस आ जाओ, कहाँ पे ढूंढ रहे हो, भाग रहे हो, यहाँ के धर्म को पहचानो, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वह धार्मिक रूप से अपनी भाषाई के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी लिपि के आधार पर मनपसंद शिक्षण संस्थान खोल सकता है। मनपसंद मतलब क्या है कि जैसे मेरा मन हुआ कि मैं मैथिली भाषी हूँ लेकिन पढ़ा रहा हूँ अभी हिंदी में, लेकिन मेरा मन है कि मिथिला में ही मैं मैथिली में अपना कोचिंग या अपना शिक्षण संस्थान चलाऊँ, तो ये क्या है, मैथिली भाषा में। तो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, दोनों के लिए ये ऐसे मतलब है, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए इसलिए क्योंकि उनके ऊपर दबाव ना रहे, इसके लिए ऐसा किया गया है। हम लोगों ने देखा 29 क्या है, 30 क्या है। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 31 जो है वो क्या था, संपत्ति का अधिकार था, है ना, लेकिन अभी नहीं है, अभी इनको बाहर कर दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है 300 के क बोलिए या ए में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, तो इसलिए हमको तो ये पढ़ना है नहीं। अब बात रही 32 की, जिसकी चर्चा जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आत्मा के रूप में किया है। ठीक है, क्या कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, आत्मा, इस आर्टिकल को। ठीक है,
ये क्यों कहे हैं ये तो भला वही जाने, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो आपको भी और हमको भी पता चल जाएगा कि क्यों कहे हैं आत्मा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और हम लोग इसके लिए स्पेशल एक क्लास करेंगे 20 मिनट की, उसमें 15 मिनट की हम लोग उनमें देखेंगे कि आर्टिकल 32 क्या कहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, हंस हर चीज़ से रिलेटेड इनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए। देखिए शिक्षा का एक मतलब ये है कि आप एग्जाम के लिए ही नहीं पढ़िए, कहीं पर बोलना हो अगर इनसे संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित, तो खुल के बोलिए कि आपको अधिकार है, ये है, ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है, ना कि इसके लिए है कि एग्जाम में आएगा अंतःकरण 25 में है तो 25 वाला दे देते हैं, आप कभी पूछे तो वहाँ पे भूल गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे साथ में, ताकि ये लंबे समय तक याद रहे और एक नॉलेज के रूप में गेन हो। अगर आपके अंदर नॉलेज हो जाता है ना, स्पीकिंग पावर हो जाता है ना, किसी को समझाने की कन्वेंस करने की पावर हो जाती है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंपली ईजिली आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये सब करना। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी, और अगले के वीडियो में हम लोग 32 को स्पेशल समझेंगे और पॉलिटी को हम लोग ख़त्म करेंगे, जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके ख़त्म करेंगे। और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए अपने मित्रों में। हम लोग इसी तरीके से साधारण लैंग्वेज में अपने डॉट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।